के इंतखाब के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 172 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं, जिनमें 3 मराहल के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सीएम योगी का नाम भी शामिल हो सकता है, जिनके अयोध्या से इंतखाब लड़ने का रस्मी ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी भी मौजूद रहे। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। और आप बता दें कि बीजेपी यूपी असम्बली इंतखाब में एक बार फिर से भगवान श्री राम के सहारे मैदान में उतरने जा रही है। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर तामीर की लहर में अयोध्या से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। काफी वक्त से सीएम योगी के इंतखाब लड़ने को लेकर कयास आ रही थी, लेकिन वो मथुरा या अयोध्या से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मगर अब ये तय माना जा रहा है कि सीएम योगी अयोध्या से ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी की सियासी महाभारत में भगवान के नाम का सहारा कोई नई बात नहीं है। पार्टी चाहे कोई भी हो, अपने अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से भगवान के नाम पर सियासत करने से पीछे नहीं रहती। बात बीजेपी की करें तो वो इससे पहले भी वक्त वक्त पर न सिर्फ राम नाम का सहारा लेती रही है, बल्कि इसे भुनाने में कामयाब हुई है। अब एक बार फिर बीजेपी राम नाम के साथ यूपी की महाभारत में मुखालफिन से दो हाथ करने की तैयारी में है। जराये की माने तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से इंतखाब लड़ने पर रजामंदी बन गई है। यानी बीजेपी फिर एक बार सीएम योगी को अयोध्या से इंतखाब लड़ाकर यूपी में कमल खिलाना चाहती है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब आपको सीएम योगी जय श्री राम का उद्घोष करते नजर आएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी ने राम नाम के सहारे यूपी ही नहीं पूरे मुल्क भर में कमल खिलाया। यही वजह है कि मुखालफिन जमातें बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाती रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब वो पार्टियां भी भगवान भरोसे नजर आ रही हैं। हालात ये है कि न सिर्फ केशव उनके ख्वाब में आ रहे हैं, बल्कि उन्हें यूपी की सियासी महाभारत में जीत का आशीर्वाद भी दे रही हैं। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। सवाल मुल्क के सबसे बड़े सूबे के इख्तिदार हासिल करने का है। लिहाजा बीजेपी हो या कोई और पार्टी, कोई भी इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। फिर भले ही भगवान राम हो, परशुराम हो या बांके बिहारी, सभी अपने अपने हिसाब से अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने में लगे हैं। रही बात बीजेपी की, तो अयोध्या में राम मंदिर तामीर कराकर उसने हिंदुओं की जो वाहवाही लूट ली है, उसे वो वोटों में तब्दील करने की फिराक में है। यही वजह है कि सीएम योगी को अयोध्या से इंतखाब लड़ाने की तैयारी है। जानकारों का मानना है कि सीएम योगी के अयोध्या से इंतखाब लड़ने से न सिर्फ मुल्क में अच्छा पैगाम जाएगा, बल्कि अवध और पूर्वांचल की सीटों पर भी बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भगवान श्री राम के नाम की गूंज सुनने को मिलेगी। श्री राम मंदिर निर्माण लहर का सहारा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से पूरे प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इससे भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही स्पष्ट कर पाएंगे। यूपी में बनारस और अयोध्या हिंदुओं की अकीदत का मजहबी मरकज है। पीएम मोदी काशी से एमपी हैं और उनका यही तजुर्बा 2019 में भी कामयाब रहा। हर हर महादेव के नारे के साथ जहां पीएम मोदी ने बीजेपी का परचम पूरे मुल्क में लहराया, वहीं अब जय श्री राम के साथ योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी में कमल खिलाने की तैयारी में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और असेंबली इंतखाब के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के इत्तेहाद ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आगरा जिले की 9 में से 3 असेंबली सीटों पर रालोद ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर सपा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उधर मथुरा जिले की 5 सीटों में से 3 पर आरएलडी ने उम्मीदवार बनाए हैं। मांट और मथुरा असेंबली सीट पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि दोनों ही सीटें सपा के खाते में जाएंगी। और यूपी इंतखाब से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दे दें आपको। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में होगी बड़े लीडरान की ज्वाइनिंग। बागी एमएलए ने कहा कि 25 से 30 एमएलए ज्वाइन करने वाले हैं आज समाजवादी पार्टी। करीब 100 एमएलए समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, ये बागी लीडर प्रजेश प्रतापति ने कही। बड़ा अपडेट आपको दे रहे इस वक्त। आज एसपी दफ्तर में होगी बड़े पैमाने पर लीडरान की ज्वाइनिंग। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूपी इंतखाब से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लीडरान का जमावड़ा लगने वाला है। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं लीडरान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 50 खवातीन हैं। कांग्रेस की लिस्ट में चौंकाने वाला नाम उन्नाव रेप मुतासिरा की मां का है। प्रियंका ने उनको भी उन्नाव से उम्मीदवार बनाया। वहीं लखीमपुर में चीर हरण कांड की मुतासिरा रितु सिंह को भी मोहम्मदी सीट से उम्मीदवार बनाया गया। इधर नोएडा से पंखुड़ी पाठक को भी उम्मीदवार बनाया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट नया पैगाम है। 40% खवातीन को रखकर 40% नौजवानों को भी रखा गया है। हमें उम्मीद है कि इनके जरिए हम एक नए तरीके की सियासत करेंगे। खवातीन में जो टिकट दिए गए उनमें कुछ सहाफी हैं, कुछ अदाकारा हैं। समाज सेवी खवातीन की लिस्ट में वो खवातीन भी शामिल हैं जिन्होंने जद्दोजहद किया है और उन पर जुल्म भी हुआ है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जो है सेवा है। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हम ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जिनको हम सेंटर स्टेज पे लाएं, ताकि कोई भी राजनीतिक दल हो उनको नकार नहीं पाएगा। कौन से मुद्दे हैं ये? जैसे मैंने कहा, मुख्य रूप से विकास के मुद्दे हैं। सेहत के लिए क्या किया जाएगा, शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा, रोजगार के लिए क्या किया जाएगा, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा, ये मुद्दे हैं। अलीगढ़ में कांग्रेस कारकुनान ने टिकट बंटवारे को लेकर जमकर हंगामा किया। सलमान इम्तियाज को टिकट मिलने से कारकुनान नाराज हैं। उनका कहना है कि 10 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन करने वाले लीडरान को टिकट दिया जाना गलत है। साथ ही दीगर पार्टियां भी मुस्लिम लीडर को उम्मीदवार बना रही हैं, ऐसे में वोट कटना तय है। हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मुखालफत का सामना करना पड़ा। केदारनाथ असेंबली सीट पर टिकट को लेकर बीजेपी में अंदरूनी घमासान छिड़ गया है। दरअसल इस बात को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि हरक सिंह रावत अब कोट द्वार छोड़कर केदारनाथ सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले की बीजेपी तंजीम में इसकी मुखालफत भी शुरू हो गई। तंजीम के अहदेदारान ने पार्टी की आदत से वाज़ेह कर दिया है कि केदारनाथ असेंबली सीट पर मकामी चेहरे को ही टिकट दिया जाना चाहिए। हमारा ये कहना है, हम 12 प्रत्याशी हैं कि भाई जो बाहर से प्रत्याशी है वो न थोपा जाए, क्योंकि पहाड़ की जो विधानसभा है बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पहाड़ का ही आदमी जो वहाँ बसा है, जो रचा हुआ है, वही वहाँ विकास कर सकता है, वही सुख दुख देख सकता है। और स्थानीय जनता भी कह रही है कि स्थानीय लोगों में से ही विधायक होना चाहिए। उत्तराखंड में 2022 के असेंबली इंतखाब को लेकर ज़ेर इक़्तिदार बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। जल्दी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं। 70 में से 42 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। नौजवान उत्तराखंड की कमान थामने के लिए कई उम्रदराज दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी में 60+ से साबिक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गणेश जोशी, हरक सिंह रावत मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में। कांग्रेस में भी साबिक सीएम हरीश रावत, गोविंद सिंह कुंजवाल, हरीश दुर्गापाल समेत कई 60+ लीडर मैदान में उतरने के लिए तैयार। युवा प्रदेश है, युवा नेतृत्व है
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर भरोसा कर रही है और आने वाले समय में युवा ही नेतृत्व करेगा। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और उनके अनुभव का लाभ हम लेते रहेंगे। हमने युवा मुख्यमंत्री उतारा है और आपने देखा कि युवा मुख्यमंत्री ने किस प्रकार पिछले 5 महीने में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी पार्टी युवाओं पर ज़्यादा भरोसा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी रियासतों के वज़ीर आला के साथ कोविड-19 को लेकर मीटिंग की है। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हमें एहतियात बरतनी है, अलर्ट रहना है। मीटिंग में मौजूद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में हालात काबू में है, अस्पतालों में मुनासिब इंतजाम। और मरकजी हुकूमत की तरह जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया भी शहरों की तर्ज पर देही इलाकों की तरक्की पर ज्यादा जोर दे रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। उधमपुर जिले के जगानू ब्लॉक में इसके तहत कम्युनिटी हॉल की तामीर की जा रही है, जिसकी तामीर पर 9,97,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसकी तामीर में मकामी लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार फराहम कराया जा रहा है। यही सबब है कि मकामी लोग कम्युनिटी हॉल की तामीर से काफी खुश हैं और इसके लिए वो यूटी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना है कि हॉल की तामीर से वार्ड के लोगों को काफी फायदा होगा। वाजो के इलाके में तामीर होने वाला ये पहला कम्युनिटी हॉल है। जो जे&के यूटी बनने के बाद जो हमारा जो 3 टायर सिस्टम शुरू हुआ है, इसमें तो काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। जो बजट आता है 14 एफसी का, उसमें हमने 10 लाख रुपया रखा था और जो 10 लाख का जो हम ये कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं, इसका काम अभी कार्य चल रहा है। और जो गरीब लोग हैं जहाँ के, कुछ जो इधर के 200-250 के करीब लोग होंगे जो इस पे मजदूरी करके अपना पालन पोषण भी कर रहे हैं और लोगों को राहत भी मिल रही है। ठीक काम लगे हैं। अभी ये कमेटी हॉल का काम लगा हुआ था, ये भी ठीक चल रहा था। रोड भी इसके साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ठीक काम है। जिस सरपंचों ने हमारे पीछे से काम लाए हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी ठीक करवा रहे हैं जी। काम सरपंच जी विशन दास जी करा रहे हैं, ठीक है जी। बाकी लेबर लूबर की इधर की लोकल की है सभी। और इधर कमेटी हॉल बना है, हम शादी करा सकते हैं, कुछ भी काम करा सकते हैं। पहले तो है ही नहीं था कुछ भी। अब सरपंच साहब की मेहरबानी से ये काम हुआ है और कोई भी आए तो उसको बिठा सकते हैं हम इधर। गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है जो हमारे गांव में इधर कमेटी हॉल बना है। उसके बाद जो हमारे सरपंच साहब ने विशन दास ने जो लाया काम, बहुत शुक्रिया अदा उनका भी। बहुत मुबारक की बात है उनकी, क्यों ना हमारे इधर तो बहुत गरीब जनता है। गरीब जनता ऐसे पहले तो इधर काम ऐसे हुए नहीं है हमारे जब ये सरपंच साहब बने हैं ना, तो पहले बनते थे नीचे के जगानू के। अभी तो जो पहले हमारे इधर संभल पे भी जे सरपंच साहब बने हैं इधर। तो ऐसे जो काम चल रहे हैं ना अभी, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। क्यों कमेटी हॉल तो पहले तो है ही नहीं था, देखा ही नहीं हमने कभी। जो पहली बार इधर हमने अपने पियात पे देख रहे हैं। अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से असतज़ा के लिए 5 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। इंडियन आर्मी के ताउन से मुनक़िद डाइट के इस प्रोग्राम में असतज़ा को कंप्यूटर और ऑनलाइन दर्स और तदरीस के तरीक़ों की जानकारी दी गई। वाज़ो की कोरोना के दौर में ज़्यादातर स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद असतज़ा को ये समझाना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सूरत हाल में बच्चों को किस तरह तालीम दी जाए। पहले मरहले की ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 50 से ज़्यादा असतज़ा को मुंतखब किया गया। और हाल ही में कोरोना की वजह से हम जानते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, तो ऑनलाइन पे जाना पड़ा, विच इज़ नाउ ए न्यू नाम। तो उसमें कुछ टीचर्स की दिक्कत आ रही थी वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, कनेक्ट स्टूडेंट्स के साथ होने में। तो इसलिए हमारे सेक्रेटरी साहब ने SI के थ्रू, या जिसको आज हम SCRT बोलते हैं, उन्होंने डाइट को ये मैंडेट दिया कि आप टीचर्स को, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को फेज वाइज मैनर्स में ट्रेंड कीजिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। Sir, my name is Mehraj Ahmed. I am from Zone Doru. My place of posting is Government High School, Shankarpura. It was a training program regarding the ICT.
information communication and technology. And basically these trainings happen, they are the government is going to take trainings every year, but this time it was totally different. We have seen here a good experience from the army personnel, how they have managed the system here. And I was, by myself, I will tell you that I was inspired a lot by the systematically the things they have arranged here for all of us. और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इट वाज अबाउट आईसीटी एंड ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है ये पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कोविड पैंडेमिक की वजह से हमारे स्कूल बंद पड़े हैं। तो इट्स द नीड ऑफ द आवर टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन आवर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो इस चीज़ के लिए हमारे डाइट ने ये कंप्यूटर एंड साइंस को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट किया है हमारे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम्स और बाकी सारी चीज़ों को पढ़ाई में यूज़ करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। दरअसल कोरोना के इलाज में रामबाण मानी जा रही एक दवा के खिलाफ आईसीएमआर ने एडवाइजरी जारी की है। आईसीएमआर के साथ एक्सपर्ट्स ने भी इस दवा को नौजवानों और खवातीन को ना देने की सलाह दी है। कौन सी ये दवा, इसके क्या बुरे असरात सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के इलाज में रामबाण मानी जा रही एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर पर भरम के हालात बने हुए हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में असरदार मानी जा रही इस दवा के सभी लोगों पर इस्तेमाल को आईसीएमआर ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि दवा फिलहाल कोरोना के इलाज के लिए बने क्लिनिकल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं की जाएगी। दरअसल मोलनुपिराविर नौजवानों, गैर शादीशुदा और हामला खवातीन के लिए नुकसानदेह है। बच्चे पैदा करने की अहलियत पर यह दवा बुरा असर डाल सकती है। वैक्सीन पर बने वजारत सेहत की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चीफ डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने भी इस दवा का इस्तेमाल सब पर ना करने की सलाह दी है। इसका जो है एक इरेशनल यूज जो है वो खतरनाक है। जो युवा लोग हैं, खास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप के लोग हैं, उस एज ग्रुप में इसको नहीं इस्तेमाल करना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोलनुपिराविर को सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार मरीजों को ही देना चाहिए। जानकार डिटेल स्टडी सामने आने तक हल्के अलामात और होम आइसोलेशन वाले मरीजों को इस दवा का इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहे हैं। ये जो नई एंटीवायरल मोलनुपिराविर हम बात कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा स्टडीड नहीं है। इनफैक्ट ये टेराटोजेनिक भी है, कुछ यंग फीमेल्स में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में तो हम बिल्कुल दे भी नहीं सकते हैं इसे। तो इसका उपयोग सिर्फ तब करना है जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे। माइल्ड सिम्टम्स के लिए होम आइसोलेशन वाले केसेस में इस मेडिसिन को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस दवा को भारत के ड्रग कंट्रोलर ने 28 दिसंबर को कोरोना के तशवीशनाक मामलात के इलाज के लिए मंजूरी दी थी और दवा का फायदा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या दूसरी तशवीशनाक बीमारियों से मुतासिर मरीजों में देखा गया है। हालांकि कई डॉक्टर इसे नौजवानों को भी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ऐसे मामलात से बचने की सलाह दे रहे हैं। दवा बनाने वाली कंपनी का दावा है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 5 दिनों में दी जाए तो अस्पताल में दाखिल होने और मौत के खतरे दोनों से बचा सकती है। अभी ये दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल रही है। दवा की बढ़ती मांग के बीच फिलहाल मुल्क की 13 कंपनियों ने इसे बनाने की तैयारी कर ली है। हालांकि सारी तैयारियों के बीच नौजवानों और खवातीन पर इस दवा का बुरा असर भी देखा जा रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट नौजवानों और खवातीन को इस दवा से बचने की सलाह दे रहे हैं। पूजा मक्कर, जी मीडिया, दिल्ली। चीन आज दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। कभी अपनी तौसी पसंद पॉलिसी से तो कभी कोरोना जैसी वबा फैलाकर चीन ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इधर दुनिया के हर मुल्क में ओमिक्रॉन और कोरोना की वबा बढ़ रही है, उधर चीन चुप्पी साधे है और वहां कुछ और हो ही नहीं रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर आ रही जिससे पता चलता है कि कोरोना किस कदर चीन में बेकाबू है। आखिर चीन सच्चाई छिपा क्यों रहा है? चीन में कोरोना वबा के हालात बयां करती कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जो चीन दुनिया में खुद को जीरो कोविड मुल्क बताता घूमता है, उस चीन में कैसे कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के साथ
जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। खबर है कि चीन ने कोरोना मुतासरीन को मेटल के बॉक्स नुमा क्वारंटीन कैंप्स में बंद कर दिया है। इस कैंप में एक छोटे से बॉक्स में लकड़ी का बेड और वॉशरूम बनाया गया है। यहाँ तक कि हामला खवातीन और छोटे छोटे बच्चों तक को चीन ने ऐसे ही क्वारंटीन बॉक्स में बंद कर रखा है। चाइनीज क्वारंटीन सेंटर्स के कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलने के लिए चीखते सुनाई पड़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद चीन खौफनाक लॉकडाउन से भी गुजर रहा है। खबर है कि ओलंपिक कराने के चक्कर में चीन ने 2 करोड़ लोगों के ऊपर लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के दरवाजों को वेल्डिंग करके बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि दुकानों के शटर पर भी वेल्डिंग की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें हैं कि जियान इलाके में 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से खाना लेने के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे। आनयांग इलाके में तो 55 लाख लोगों को घर में बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें चीन में पैनिक बाइंग के लिए लोग टूट पड़े हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद चीन हुकूमत ने बड़े पैमाने पर जांच भी शुरू कर दी है और जिन इलाकों में इन्फेक्शन फैल चुका है वहां से हजारों लोगों और बच्चों को बसों के जरिए क्वारंटीन सेंटर्स तक पहुंचाया जा रहा है। चीन के जियान और यूजोउ इलाके में अभी डेल्टा वेरिएंट का कहर खत्म भी नहीं हुआ था कि ओमिक्रॉन ने कई शहरों में दस्तक दे दी, लेकिन चीन ने अभी तक दुनिया के सामने ये नहीं बताया कि उसके शहरों में कोरोना कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और कोरोना मुतासरीन के साथ चीन की सरकार किस कदर गैर इंसानी सलूक कर रही है। चीन ने कोरोना का सच छिपाने के लिए जबरदस्त कोशिश की है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त चौकसी है, लेकिन चीन में जिनपिंग की कम्युनिटी पार्टी सरकार ने जिन लोगों को जानवर से भी बदतर हालत में रखा है, उन्हीं की जानिब से चीन की करतूतें पूरी दुनिया के सामने लाई जा रही हैं। ये वही चीन है जिसने अमेरिका से फंड लेकर वुहान की लैबोरेटरी में कोरोना वायरस बनाया और दुनिया भर में फैलने दिया। अब चीन इस वबा की भेंट चढ़ रहे खुद अपने शहरियों का सच भी दुनिया से छिपा रहा है। पूजा मक्कर, जी मीडिया, दिल्ली।